आप सभी को मेरा नमस्कार। केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय राजनीतिक चिंतन प्राचीन और मध्यकाल इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज के व्याख्यान में हम विचार करेंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो सील्स हैं, जो मृदभांड हैं और तमाम तरह के नगर और जो मेटलिस्टिक ग्रोथ के सिंबल हैं, उन सब को देखते हुए, ट्रेड को देखते हुए और जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको देखते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक चिंतन के बारे में एक हाइपोथेसिस के माध्यम से विचार कर रहे हैं कि उन तमाम तरह की सील को, उन तमाम तरह के लिटरेरी सोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, उनकी सिमिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए और बुद्धिज़्म में उनकी जो सिमिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से काल्पनिक या प्राकल्पना आधारित राजनीतिक चिंतन हो सकते हैं, आइए उस पर बातचीत करते हैं। साथियों, मानचित्र में जैसा आप देख पा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं, जो ऊपर आप देख सकते हैं, मांडा कश्मीर से लेकर यहाँ हड़प्पा, बनवाली, राखी गड्डी, कालीबंगा, गनवेरीवाला, मोहनजोदारो, कोट दीजी, सूदकोदेर, चन्हुदारो, अमरीबालाकोट, धोलावीरा, लोथल और रंगपुर, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुख्य साइट्स हैं जिन पर अभी काम चल रहा है और बहुत से ऐसे सोर्सेज हमने खोज लिए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको एक चिंतन की प्रस्तुति दी गई है, जो कि मैंने URL यूट्यूब के माध्यम से परमिशन लेकर इसको अपलोड किया है। प्लीज़ लिसन इट। मगर वो जवाब भी कविता में होना चाहिए। नहीं, ये तो तुम्हारी जाती है। खैर, हाँ, वो सवाल तो बताओ। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है, आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं, भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब झूठ नहीं। किक डाली पर रहकर जैसे भूल जुदा है बात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा, अपने वतन में वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में पच्चो रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है, एक की इतनी इज्जत क्यों है, एक की इतनी जिल्लत क्यों है।
जान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है। कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना। सदियों साथियों, इस संगीत को पूरा आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। आखिरकार इस संगीत का जो दार्शनिक मंतव्य है, जो सामाजिक मंतव्य है, जो धार्मिक चिंतन है और जो ऐतिहासिक चिंतन है, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। जो मैंने पहले भी कहा कि क्लासरूम इज ए स्मॉल सोसाइटी, जो कक्षा कक्ष है और उसमें शिक्षक और जो विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप, जो इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है, जो दोनों पक्षों से होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। इस आधार पर अगर हम बात करेंगे तो एक दर्शन और एक हाइपोथेसिस और एक तरह की जो चिंतन शैली है, उसके पैरेलल दूसरी चिंतन शैली भी हो सकती है। तो यहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल एस्पेक्ट की हाइपोथेसिस है, उस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। पहली जो थ्योरी है उसे हम थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस कहते हैं। इसे पॉलिसी ऑफ धम्मा भी कहा जा सकता है। धम्म की नीति, बुद्ध की नीति, संघ की नीति, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शांति थी, जो समृद्धि थी, जो ग्रामीण विकास था, जो व्यापार था, जो वाणिज्य था और जो जीव जगत के प्रति, प्राणियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति जो प्रेम भावना है, जो लव की भावना है, जैसा आप इन सील में देख पा रहे हैं, जिसको एक अलग चिंतन शैली अलग अभिव्यक्त करती है, लेकिन ये मौलिक चिंतन शैली अपना अलग चिंतन रखती है। ये कोई जो किंग के रूप में आप बता रहे हैं कि इसको आप सिमिलरिटी खोजने की कोशिश करेंगे तो ये एज वेल एज बुद्धा, जो बुद्ध है, जो बुद्ध का जीव जंतुओं के प्रति, पर्यावरण के प्रति, इंसानों के प्रति जो दया भावना थी, जो अहिंसा थी, जो प्रेम भावना थी, जो भाईचारा था और जो चर जीव जगत के प्रति कि न केवल शारीरिक प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, अपितु ऐसी हिंसा भी नहीं, हिंसा का व्यापार भी नहीं करना, यानी मांस नहीं खाना, ड्रग्स नहीं पीना ही हिंसा नहीं है, अहिंसा नहीं है, अपितु इनका व्यापार करना भी हिंसा है। कोई व्यापार भी इनका नहीं कर सकता, यानी सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड की बात बुद्ध ने कही है। तो थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस जो आप सील में देख पा रहे हैं कि जीव जगत के साथ इंसानी दुनिया को अभिव्यक्त किया गया है, यानी कि अहिंसा की जो धारणा है वो केवल मानवीय समाज से नहीं जुड़ी हुई, अपितु पक्षी और पशु समुदाय से और वनस्पति समुदाय से, यानी पारिस्थितिक से जुड़ी हुई एक वाइडर कंसेप्ट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इन सील्स में, इन पुरातात्विक स्रोतों में और बुद्ध के दर्शन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब बुद्ध, धम्म नॉट रिलीजन, बुद्ध इज ए बुद्ध और बुद्धिज्म इज नॉट ए रिलीजन अदरवेयर as well as other religion like Hindu religion, Islam religion, Christian religion, Jain religion and etc. Buddha or Buddhism is a धम्म not religion. So रिलीजन और धम्म में क्या अंतर है उस पर हम पहले बातचीत कर चुके हैं। यहाँ इन समानताओं के माध्यम से मैं ये हाइपोथेसिस साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट एक इंडस सिविलाइजेशन है। वो इंडस सिविलाइजेशन वाज ए बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है, जो अशोक के समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची और उसके 13 जो शिलालेख हैं, जो उसके अभिलेख हैं, जो उसके स्तंभ लेख हैं, लघु शिलालेख हैं और तमाम तरह के स्तूप हैं, मोनेस्ट्री हैं, उन सब में ऐसी व्यवस्थाओं को हम देख सकते हैं। लाइक सांची का स्तूप है, नागार्जुनकोंडा का स्तूप है और तमाम तरह के, अमरावती का स्तंभ है। वी कैन सी विथ प्रूफ। तो दूसरी जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ रिपब्लिकन किंग, जिसे प्रिस्ट किंग कहा जाता है। प्रिस्ट किंग एक अलग जो भारतीय ज्ञान और चिंतन की परंपरा है, जो दो चिंतन की परंपराएं मैंने बताई, एक बुद्धिज्म की परंपरा है और दूसरी ब्राह्मणिज्म की परंपरा है। तो दोनों परंपराएं एक दूसरे के पैरेलल, अपोजिट और एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन और विरोधाभास और अपने एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने वाली हिंसा
और अहिंसा की दो परंपराएं हैं। तो अहिंसा की परंपरा से हम अपने विचार और चिंतन को उसी दायरे में अभिव्यक्त करते हैं। तो जो ये सील आप देख पा रहे हैं, जो किंग आप देख पा रहे हैं, वह जिसका बुद्धिज़्म में मैंने पहले समानताएं बताई कि उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसकी ध्यान मुद्रा करने का तरीका, उसकी जो स्तूप आप नीचे देख पा रहे हैं और जो मेडिटेशन की पोजीशन है, इन तमाम व्यवस्थाओं को देखकर हम इस सिमिलरिटी और हाइपोथेसिस को फाइंडिंग करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी थी, जो यूनिटरी के साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन भी था, गाँवों का समृद्ध होना, ग्रामीण क्षेत्रों से फसलों का, अनाजों का, फूड ग्रेन्स का बड़े स्तर पर शहरों की तरफ व्यापार होना, ट्रांसपोर्ट का होना और इंटरनेशनल ट्रेड होना, ये अपने आप में ही एक रिपब्लिकन किंग की जो थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी, उसको अभिव्यक्त करता है। हम देख सकते हैं कि जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है, लाइफ स्टैंडर्ड है, वहाँ दोनों ही जगह शांति, समृद्धि और खुशहाली है, चाहे वो विलेज हो और चाहे वो अर्बन हो। तो इसका मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिस किंग की हम बात कर रहे हैं, उस दौर में जो बुद्धिज़्म की तरह रहे हैं, वो अलग-अलग रिपब्लिकन किंग रहे हैं, जो जनता से निर्वाचित या चुने हुए, सहमति प्राप्त, अभी आप कह सकते हैं। तीसरी जो थ्योरी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल थियरी है, उसको थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है। जैसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, डांसिंग गर्ल है, ऑर्नामेंट्स हैं और तमाम तरह की एब्लू पोट्री और पोट्री हैं, जो महिला जो है उसके तमाम तरह के चित्रांकन हैं, जो स्टैचू मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं और उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, जो सील पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो जानवर है और महिलाएं अपने हाथ से हाथ बांधकर खड़ी हैं। ऐसी ही सेम जब आप अशोक के बुद्धिज़्म की पराकाष्ठा में देखेंगे, तो ऐसे सांची के स्तूप में और नाल अर्जुन कोंडा के स्तूप में तमाम तरह की ऑर्नामेंट्स, महिलाओं की सेम पोजीशन, जो कि फेमिनिज्म को और लिबर्टी को, यानी इक्वालिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी फॉर मैन एंड वुमेन, इसका मतलब है कि जैसी समानता, स्वतंत्रता और न्याय की सुविधाएं पुरुषों के लिए थी, वैसी ही सुविधाएं महिलाओं के लिए भी हैं। इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो हम ये सिमिलरिटी खोजते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो सोर्सेज हमें मिले हैं, जो सील हमें मिली हैं, जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, उसका इंटरप्रिटेशन बुद्धिज़्म की इस विचारधारा में, फेमिनिज्म ने नारीवाद और इसीलिए बुद्धिस्ट लिटरेचर में जब हम थेरी गाथा की बात करते हैं, जिन महिलाओं ने बौद्ध गायन किया है, या संघ में महाप्रजापति गौतमी को पहले प्रवेश दिया गया, संघ के लिए, स्तूपों के लिए तमाम तरह की ज़मीनें महिलाओं के द्वारा, जो उस समय आम्रपाली के नगर वधू या वेश्याओं के द्वारा बड़े स्तर पर ज़मीनें दान की गई। इसके साथ साथ उनके द्वारा ऐसे भित्ति चित्र और तमाम तरह के उपहार ये भेंट किए गए अशोक के काल में भी, जो सांची के स्तूप में बड़े स्तर पर हमें दिखाई देते हैं। इस चित्रांकन में आप देखिए, एक जो चित्रांकन है वो अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ बहुत से पिल्लर हैं। सांची के बौद्ध स्तूप में बहुत से पिलर, इन पिलर्स पर ऐसे इन तमाम तरह की महिलाओं के नाम खोदे गए हैं, लिखे गए हैं, जिन्होंने अशोक के काल में ये बौद्धिज्म के लिए और बुद्ध से संबंधित ऐसे स्टेचू, हालांकि ये सोचने वाली बात है कि ये स्टेचू वर्शिप वाले स्टेचू नहीं है, लाइक ये कहना कि वर्तमान सभ्यता का डिक्लाइन हो जाए और बाद में स्टेचू मिलते हैं, तो स्टेचू हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि जो स्टोन हमें मिलता है, जो सोर्स हमें मिलता है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है, उसका इंटरप्रिटेशन हिस्टोरियन करता है। अब हिस्टोरियन के जो नॉर्म्स और वैल्यू हैं, जो उसका आइडिया है, जो उसकी विचारधारा है, जो उसके प्रेजुडिस हैं, उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करता है। तो जब इसको शांत सभाओं में इन व्यवस्थाओं को हम देखेंगे, डांसिंग गर्ल से इसका कंपेरिजन करेंगे और सांची बौद्ध स्तूप के अंदर हम देखेंगे, तो हमें मालूम होता है कि ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं का नाम लिखना एक ऐतिहासिक प्रमाण है, जो आप उपेंद्र सिंह की किताब जो एंशिएंट इंडिया में आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो प्राचीन काल से लेकर आरंभिक मध्यकाल तक की किताबें हैं, तो दो किताबें जो महत्वपूर्ण मैंने बताई, उन किताबों में तमाम तरह के रिसोर्सेज प्रेजेंट किए गए हैं। अब तमाम तरह के जो सोर्सेज हमारे पास हैं, जो एविडेंस हमारे पास हैं, जो स्क्रिप्शन हमारे पास हैं, उनका इंटरप्रिटेशन और हाइपोथेसिस बुद्धिज्म के रूप में हम देखते हैं, तो ये एक फेमिनिज्म वाली वैली थी, सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन।
चौथा दो सिद्धांत है जिसको थ्योरी ऑफ धम्मा हम कह सकते हैं, यानी कि नगरों का विकास होना, सड़कों का विकास होना, विशाल स्नानाकार पब्लिक बाथ का विकास होना, उस समय की इरिगेशन सिस्टम और कुओं का विकास होना, तमाम तरह की लिपि का विकास होना, और उस धम्म लिपि में, सिंधु घाटी लिपि में, स्क्रिप्ट लिपि में तमाम तरह के जीव जंतुओं को सील के माध्यम से ट्रेड का माध्यम मानना, और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था होना, खेती के औजार मिलना, खेती किए हुए या जोते हुए खेतों का मिलना, ये तमाम तरह की व्यवस्था इस बात का प्रतीक है कि सब लोग शांति से और समृद्धि से अपना जीवन यापन कर रहे थे। यानी कि धम्मा मीन्स ह्यूमन वर्च्यू, जो लोगों को बाल्यकाल से उस सभ्यता में, सिविलाइजेशन में जनरेशन टू जनरेशन सिखाए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि धम्म जिसे आप कहते हैं वो अन्य रिलीजन की तरह अपने में समाहित करने का संदेश नहीं देता। जो मैंने अपनी किताब भारतीय राजनीतिक चिंतन में पहले पेज पर, पृष्ठ पेज जब शुरू करते हैं, अंदर किताब खोलते ही तो वहाँ अंगुत्तर महानिकाय का जो मैंने उद्धत किया है संबोधन, वो साफ साफ कहता है हम या मैं, आप किसी बात को इसलिए नहीं माने कि आपके पवित्र धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आप इस बात को इसलिए नहीं माने कि वो आपके बड़ों ने कहा है, आप किसी बात को इसलिए नहीं माने कि वो आपके गुरुजी कह रहे हैं, आप किसी बात को इसलिए नहीं माने कि बहुत से लोग इसको मानते हैं, आप किसी बात को इसलिए नहीं माने कि बहुत से लोग मूर्खों की तरह किसी परंपरा का, प्रथा का, ट्रेडिशन का फॉलो कर रहे हैं, अनुपालन कर लीजिए। आप भी दास बन जाओ। आप किसी बात को तभी स्वीकार कीजिए जब तर्क से पाते हैं कि वो बात और उसका मानना न केवल आपके हित में या आपके हित में जितना है उतना ही दूसरों के पब्लिक इंटरेस्ट में भी है। उसको कहा जाता है धम्म, यानी कि अहिंसा केवल इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए है, जीवों के लिए है, पक्षियों के लिए है, पेड़ पौधों के लिए है। तो ह्यूमन वर्च्यू जनरेशन टू जनरेशन ये धम्म की पॉलिसी है। वह बुद्धिस्ट बनने की आपको आवश्यकता नहीं है, बुद्धिस्ट वर्च्यू आप इसको फॉलो करें। इसलिए दुनिया भर में धम्म की पॉलिसी, धम्म का प्रचार प्रसार हुआ। बेटा और बेटी दोनों को सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए भेजा। आज 21वीं सदी में भी हिंदुइज्म में बेटी को बेटे के बराबर किसी भी कंडीशन में तवज्जो नहीं दी गई है। इट इज़ द ट्रूथ ऑफ हिंदुइज्म। तो कैसे 2300 साल पहले एक लड़की यानी बेटी और बेटे को बराबर कोई सम्राट रख सकता है? यह धम्म की पॉलिसी है, ये फेमिनिज्म की पॉलिसी है, ये पीसफुल पॉलिसी है, और ये नॉन वायलेंस की पॉलिसी है, इक्वालिटी की पॉलिसी है, फ्रीडम की पॉलिसी है, जस्टिस की पॉलिसी है। सो थ्योरी ऑफ धम्मा इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन एज वेल एज बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ धम्मा में आप आगे देखते हैं तमाम तरह के साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। और पांचवा और अंतिम सिद्धांत है पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनलिज्म, यानी कि ये जो सील हमारे पास मिली हैं, जो दस्तावेज हमारे पास मिले हैं, जो सोर्सेज हमारे पास मिले हैं, वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के समृद्ध व्यापार की और वाणिज्य की प्रामाणिकता को साबित करते हैं। व्यापार और वाणिज्य की प्रामाणिकता शांति और खुशहाली में ही समृद्ध हो सकती है। लाइक यूक्रेन और रूस की तरह युद्ध हो रहा है तो व्यापार नहीं होता है। यानी कि नॉन वायलेंस की स्थिति में ही शांतिपूर्ण समाधान आगे बढ़ता है। और जो खुशहाली थी, समृद्धि थी, उसका एक बड़ा आधार नॉन वायलेंस के साथ साथ ट्रेड भी था। तो शांति होने से समृद्धि होती है, समृद्धि होने से खुशहाली आती है। तो ये ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य के तमाम सबूत जो हमारे पास आज इंडस वैली सिविलाइजेशन से उभर कर आए हैं, वे इस बात को अभिव्यक्त करते हैं कि केवल नेशन नहीं, महाजनपद काल और उस ज़माने के उस व्यवस्थाओं में भी भारत का जो व्यापार था, जम्बूद्वीप का जो व्यापार था, नॉट इंडिया और भारत या हिंदुस्तान, उस जम्बूद्वीप का व्यापार बहुत से क्षेत्रों में फैला हुआ था। और इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड एक अच्छी स्थिति में था, जिसको जीवन स्तर कहा जा सकता है, जो कि एक बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन के बिल्कुल पैरेलल है। सो इंडस सिविलाइजेशन वाज ए बुद्धिस्ट civilization. It is my concluding remarks. Political aspect of Indus Valley civilization. Thank you so much.